ठीक है भैया, शुरू करते हैं। अब जो हमारा आज का चैप्टर है ना, दैट इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड, एक आसान सा मासूमाना किस्म का चैप्टर है। कोई बहुत खतरनाक या कोई बहुत मुश्किल किस्म का चैप्टर ये नहीं है। देखो भाई साहब, इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर का ना इस चैप्टर का बेसिकली मकसद ये है कि सॉलिड से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपको बताई जाए। मेजरली हमारे पास जो है ना, तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो हम सॉलिड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। एक मेरा बेटा हमारे पास रहती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉलिड कितना रिजिड है, कितना सख्त है, उसके ऊपर आप ताकत लगाओ तो वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है। दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। भाई मिसाल देता हूँ, आपने जब भी कभी अपने गार्डन में चेयर रखी देखी होगी, वो प्लास्टिक की बनी होती है। आप में से कभी किसी ने जो चेयर बनाई है वो रबड़ की तो नहीं बनाई चेयर। आप में से कभी किसी ने कागज़ की चेयर तो नहीं बनाई। बचपन में कभी खेलते हुए बनाई होगी, लेकिन कागज़ की चेयर नहीं बनाते, प्लास्टिक की बनाते हैं। हालांकि कागज़ भी सॉलिड है, प्लास्टिक भी सॉलिड है, तो कोई तो फ़र्क होगा दोनों में, ठीक है। सिमिलरली, जो दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, यानी कि जो बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा चुका हूँ कि क्या वैलेंस बैंड होता है, फिर कैसे वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, फिर कैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वो सब कुछ हम ऑलरेडी पी टाइप एन टाइप पूरी कहानी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। नंबर 3 में मेरा बेटा हमारे पास होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सही हो गया। अब ये मेरा बेटा कुल मिला के चैप्टर की आउटलाइन है। इसमें से भी आपने एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ले लेके आपके पास दो पार्ट रह जाते हैं, तो एक छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से माजी में दो एक सवाल पूछे गए हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके पास पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर किसी बच्चे ने बाद में मुझसे सवाल पूछना तो मैं उसका भी बता देता हूँ। सर, ये ग्रैंड टेस्ट की हम तैयारी कैसे करें? देखो मेरा बेटा, सबसे पहले नंबर पे ना आपके जो लेक्चर नोट्स है ना, ये आपकी पहली रिसोर्स रहेगी तैयारी के लिए, ठीक है। लेक्चर नोट्स कहाँ से बनाओगे? रिकॉर्डिंग से बनाओगे। रिकॉर्डिंग आप ड्राइव में डायरेक्टली प्ले कर सकते हो क्लास 12 में जाके। डायरेक्टली प्ले नहीं हो रही, प्लेबैक एरर आ रहा है, तो भैया आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड कोटा एक्सीड लिखा आ रहा है, तो उसी की फाइल में बाहर जो है ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को खोल के वहां से डायरेक्टली प्लेट के अगेंस्ट जाके आप वो वीडियो प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो जो मर्जी कर सकते हो इसमें से। तो वहां से आप लेक्चर नोट्स क्लियर करो, लेक्चर नोट से क्लास क्वेश्चन करो। उसके बाद मेरा बेटा, जो भी आपका प्रोविंस है, या मैं स्टैंडर्ड बुक कह देता हूँ चलो, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो किताब है ना, इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व कर लो। वरना सबसे बेहतर ये है कि अपने प्रोविंस की किताब करो। अब बच्चा किसी एक प्रोविंस की किताब पूछ रहा होता है, तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब में सबसे ज्यादा अच्छे और रेलेवेंट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और थ्योरी भी इनकी बहुत प्रिसाइज कंसाइज मैनर में लिखी हुई है। बाकी सारी जो किताबें उसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, इसमें थोड़ी कंसाइज दी हुई है, ठीक है। अच्छी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान बोर्ड में लिखी हुई है, और कंसाइज मैनर में या शॉर्ट मैनर में या खुलासा कह लो कि वो सबने पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में लिखा हुआ है। इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जाम्पल कर लो। सिमिलरली आप क्या कर लो, टीपीपी कर लो। अगर आप ये तीन चीजें पूरी कर लेते हो भाई, बहुत है। ये तीन चीजें आप कर लेते हो तो ये बहुत है, ठीक है। बस इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और अभी और जो सब्जेक्ट के ग्रैंड टेस्ट है ना, वो मैंने डेलिबरेटली रुकवाए हुए हैं, ताकि आप तसल्ली के साथ पहले एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सको। आपका रमजान भी जाहिर सी बात है चल रहा है, तो आप एक ही को फोकस कर लो, वो बेहतर है। उसके बाद आपके बाकी सब्जेक्ट के भी ग्रैंड टेस्ट होंगे, उनका शेड्यूल आपको सर शाफे मीनवाल कोऑर्डिनेट कर देंगे, ठीक है। चलो, वो हमारे पास आ रही है मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर ना मेरा बेटा हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, या एक ही चीज है जिसको हमने पढ़ना है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। वो हमारे पास है डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, या उसको हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या मतलब है? भैया देखो, आपके पास मान लो एक कोई रबड़ की बॉल है जैसे आप सबने बचपन में किरमिस की बॉल देखी होगी ना, जिससे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। मान लो ये एक रबड़ बॉल है। अब आप सोचो, अगर मैं इस रबड़ बॉल के ऊपर क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऐसे करके इसे दबाता हूँ, मतलब इसको अपनी हथेली में रखा मैंने, और इसको हथेली में रखने के बाद मैंने इसको प्रेस किया, ऐसे पूरे हथेली से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये दब जाएगी बॉल, ऐसे ही है। ये जो किरमिच की बॉल है या रबड़ की बॉल है, ये क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। ये जो मेरा बेटा इसके अंदर, ये जो इसके अंदर आपके पास चेंजिंग आई है इसकी फिजिकल शेप में, इस फिनोमिना को आप कहते हो डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। क्या नाम देते हो भाई? डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अब ये डीफॉर्मेशन का जो फिनोमिना है, वो सिर्फ इस रबड़ की बॉल के साथ खास नहीं है, ये आपको डेली रूटीन में हर जगह नजर आता है।
आपके पास कोई रबर बैंड है, आपने उसे खींच दिया, डी फॉर्म हो गया। डी फॉर्म से क्या मुराद है? अपनी एक्चुअल शक्ल से तब्दील हो जाना उस लम्हे के लिए। बाद में भले वो अपनी जगह पे वापस आ जाए, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फॉर्म है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, बेड पे फॉर्म होता है हमारे, ठीक है, सिमिलरली सोफे पे फॉर्म होता है। आप उस पर बैठे, आपने फोर्स अप्लाई, भाई आप जब बैठे तो आपका वेट अप्लाई हुआ उसके ऊपर, तो वो उस वक्त के लिए दब गया फॉर्म वहां पे। जाहिर सी बात है ना, पत्थर का बेड तो किसी का नहीं होता, कोई फॉर्म का बेड होता है या कोई गद्दे का बेड, तो उसके ऊपर आप बैठते हो तो वो जगह, वो हिस्सा क्या होता है, दब जाता है आपके पास। तो ये कहलाती है आपके पास डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक हो गया। अब जाहिर है जब आप हटते हो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, वो एक अलग चीज है। डिफॉर्मेशन क्या है? अपनी एक्चुअल शक्ल से तब्दील हो जाने का नाम क्या है? डिफॉर्मेशन। अब यहां पे मेरे बच्चे हम लोग एक फिनोमेना डिफाइन करते हैं जिसको आप कहते हो स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। एक तो वो स्ट्रेस है जो आपको अभी 29 मार्च की डेट सुन के आया होगा, हम उस वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी जो स्ट्रेस है ना, ये फिजिक्स का फिनोमेना है। इसको आप कहते हो फोर्स अप्लाई करना पर यूनिट एरिया। क्या सर, और आसान करके बताएं। देखो मेरा बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी उसकी शक्ल तब्दील करने का सबब बन जाए, उसको डिफॉर्म करने का सबब बन जाए, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया। यही सेम डेफिनेशन आपने प्रेशर की भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू डीफॉर्म। आपने किसी भी बॉडी के ऊपर क्या किया? डीफॉर्म करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया। तो स्ट्रेस क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप। आप उसकी शेप में चेंज कर सकते हो। अच्छा, शेप में कैसे चेंज हो सकता है? और मिसाल लो भाई। यार आप सिंपल सी मिसाल रबर बैंड की ले लो। अगर मान लो मेरे पास रबर बैंड है और लेट से मेरे पास जो है ना, वो ये एक रबर बैंड है, समझना, ये मान लो मेरे पास एक रबर बैंड है। मैंने क्या किया, ये कैसे खुद से कैसे बन रहा है भाई? ये मेरा बेटा, मैंने इस जगह से इस रबर बैंड को कट कर दिया, या मैंने इस जगह से इस रबर बैंड को कट कर दिया, और अल्टीमेटली मेरे पास ये रबर बैंड, इसको फिर मैंने ऐसे सीधा कर लिया। अब समझो, डेली लाइफ एग्जांपल है। अगर मेरा बेटा, मैं इसको रबर बैंड को यहां से ऐसे खींचता हूं, तो ये रबर बैंड खिंचता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, दोनों तरफ से खींचूंगा तो ऐसे खिंचता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। तो अब आप नोट करो, इसकी शक्ल तो डिफॉर्म हो गई नहीं होगी, देखो ना भाई। हाँ, पहले इसके पास ये लेंथ थी, ये लेंथ थी ना भाई, पहले इसके पास ये लेंथ थी। अब क्या हो गया? अब मेरे बच्चे, आपके पास लेंथ में चेंज आ गया। ये पहले लेंथ थी डेल्टा एल। अब आप नोट करो, अब आपकी जो नई लेंथ है वो देखो, ये हो गई आपके पास नई लेंथ, तो ये हो गई उठ करके। तो आपको पहले के मुकाबले में लेंथ में चेंज आता नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये इसको मैंने कह दिया L2, दिस इज L2, इसको कह दिया L2, दिस वॉज L1। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई चेंज इन लेंथ, तो ये क्या हो गया? L2 माइनस L1। तो गोया कि आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी और इसकी लेंथ क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जो फोर्स आपने अप्लाई करी पर यूनिट एरिया, इसको डिफॉर्म करने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेस। ठीक है भैया। तो स्ट्रेस को जब आप शो करोगे, तो स्ट्रेस को हम शो ऐसे करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन ए। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, इसी के अंदर देखो, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट अपने पास बन जाएगी, ठीक है। और ये वही यूनिट है जो कि आप किसको लेते हो? प्रेशर की लेते हो, और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या होता है मेरे बच्चे? पास्कल होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस ना मेरे बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। क्या मतलब सर? डिपेंड करता है कि जो आपने फोर्स लगाई है ना किसी बॉडी पे, वो नतीजा क्या निकाल रही है या वो कर क्या रही है। नहीं समझ में आया सर? तो समझो भाई, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, आप उसका क्या क्या चेंज कर सकते हो। भाई आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, आप उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। कैसे सर, वॉल्यूम कैसे? भैया देखो, ये सबसे पहले मैंने आपको जो रबर बॉल की एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये एक रबर बॉल है, वो जो अपने पास बचपन में आया करती थी, अब पता नहीं आती है नहीं आती। जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, वो एक बॉल आती थी, शील्ड 31, पता नहीं शील्ड 41, कौन कौन सी होती थी। तो इस तरह की बॉल होती थी। अब इसको अगर आपने दबाया तो जाहिर है ये पूरी बॉल, भाई यहां से, भाई आपकी हथेली तो हर तरफ से फोर्स लगाएगी ना, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर तरफ से लगाएगी फोर्स। तो ये बॉल क्या होगी? दब जाएगी, हर तरफ से छोटी हो जाएगी साइज में। तो इसका क्या हुआ चेंज? इसका तो वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका लेंथ थोड़ी चेंज हुआ है, तो पूरा वॉल्यूम चेंज हो गया उठ के। तो अगर आपने फोर्स लगाई तो हो सकता है लेंथ चेंज हो सकता है भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि फिजिकल मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो रही हो। सर मॉलिक्यूल की पोजीशन तो हो ही रही है ना चेंज? नहीं, एक और मिसाल से समझो।
इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स की डिसलोकेशन हो रही हो। सर मॉलिक्यूल की डिसलोकेशन से क्या मुराद है, देखो समझो। समझो मेरा बेटा, ये मेरे पास जो है ना, इसकी फिर मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। ये जब सर साद आपकी क्लास ले रहे थे ना, तो मैं उस टाइम पे बैठा हुआ, मैंने बोला चलो फारिग बैठा हूँ, एक एनिमेशन देख लेता हूँ। तो एनिमेशन मुझे एक अच्छी मिल गई थी, तो वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये समझना, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ना कोई एक क्यूब्स है, ठीक है, ये कोई क्यूब्स है। और इसका ये जो मेरा बेटा बेस है ना, ये यहाँ पे फिक्स है। ये बेस यहाँ पे क्या है भाई, फिक्स है। ये कहीं आगे पीछे नहीं जा सकता, ये कहीं आगे पीछे मूवमेंट नहीं कर सकता। हमें ये बात पता है, समझ में भी आ रही है, नजर भी आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके टॉप सरफेस पे इस तरह फोर्स लगाना शुरू करी है। ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय मी। ये मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरे भाई क्या होगा, होगा क्या, समझना जरा। ये जब अपने आप को डिसलोकेट करेगा तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा। ये पहले मुझे बनाने दो, फिर आपको समझाता हूं। ये अब देखो मेरे बच्चे, ये हुआ क्या, ये जब मैंने फोर्स लगाई ना, अब जाहिर है बेस तो फिक्स था, बेस तो कहीं मूव नहीं कर सकता था। तो इसका जो टॉप पार्ट था ना, वो क्या हुआ आपके, वो देखो अपनी जगह से आगे पीछे होता हुआ, मूव होता हुआ नजर आ रहा है आपको। अबे बन जा, बन गया, ठीक है। ये देखो, अब आप नोट करो, जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि मॉलिक्यूल्स की पोजीशन डिसलोकेट हो गई या चेंज हो गई। देखो भाई, एक मॉलिक्यूल जो पहले यहां पे था फोर्स लगाने से पहले, अब देखो वो यहां पे आ गया उठ करके। जो यहां था मॉलिक्यूल पहले, वो यहां पे आ गया उठ करके। जो यहां था वो यहां पे आ गया उठ करके। ये कहलाता है फिनोमिना डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इस चीज को आगे चल के आप शेयर स्ट्रेस कह रहे होगे। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया भाई अलग अलग तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। एक स्ट्रेस होता है मेरे बच्चे जिसको आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या नाम देते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ना, ये क्या करता है, ये बॉडी की लेंथ को चेंज करने का सबब बनता है, नाम से पता चल रहा है। इसी के दो नाम और हैं। एक कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, या एलोंगेशन स्ट्रेस, या आपके पास कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रेस। ये सारे नाम इसी के हैं, किताब पढ़ोगे आपको सब मिलता जाएगा। क्यों सर ये अलग अलग नाम क्यों है भाई, अगर आप किसी को खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वो खिंच जाएगा। अगर आप किसी को दबाने के लिए, लेंथ कम करने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, वही चीज। सिमिलरली एक मेरा बेटा आपके पास होता है फिर क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब नाम से पता चल रहा है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या करता होगा आपके ख्याल से, जाहिर है भैया वॉल्यूम को चेंज करता होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या करता होगा, वॉल्यूम को चेंज करता होगा, समझ में आने वाली बात है। सिमिलरली एक ये वाला स्ट्रेस है, ये जो मैंने अभी बनाया आपके सामने, ये जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है ये आपको तब्दील होती नजर आ रही है। ये चीज, ये मॉलिक्यूल की पोजीशन तब्दील होती नजर आ रही है। इसको मेरे बच्चे हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। देखो फिर रिपीट कर देता हूं, अब तक मैंने आपको क्या क्या बातचीत पढ़ा दी। ये चैप्टर बहुत आसान है। अब तक आपने चैप्टर जो पढ़े हैं ना, वो इसके मुकाबले में बहुत मुश्किल थे। ये बहुत हल्का चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ आपने ये पढ़ा कि भाई जब भी मैं किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, वो फोर्स अगर उसको डीफॉर्म करने का सबब बन रही है, तो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया जहां पे वो लगी है, वो क्या कहलाता है भाई, स्ट्रेस कहलाता है। सीधा हो गया। स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको चूंकि डायमेंशन का चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ, जब मैं एक बार डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा दूंगा तो इस सब की डायमेंशन निकालना आपकी जिम्मेदारी होगी। 12वीं क्लास में जितने फॉर्मूले पढ़े सबकी डायमेंशन निकालते रहोगे आप बैठ के, फिर ठीक है। ये हो गया। अब मैंने बताया भाई स्ट्रेस अलग अलग टाइप के होते हैं। अब किस बेस पे स्ट्रेस की टाइप डिफाइन हुई है कि भाई वो जो स्ट्रेस लग रहा है वो डिफॉर्मेशन किस टाइप की लेकर आ रहा है। तो मैंने बता दिया भाई, लेंथ चेंज कर रहा है तो एक टाइप की हो गई, वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो भाई एक टाइप की हो गई। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह से डिसलोकेट कर रहा है, डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल अगर टेक प्लेस कर रही है, तो भैया दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है, जाहिर है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आ गई है। तो अब उस डिफॉर्मेशन की जो मेजरमेंट है ना, वो आपके पास कहलाता है स्ट्रेन। सही है, क्या कहलाता है भाई, स्ट्रेन कहलाता है। क्या मतलब सर, अरे भैया सिंपल सी बात है। मेरे पास मान लो एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचता हूं तो वो थोड़ा सा इलोंगेट होगा, ज्यादा खींचूंगा तो ज्यादा इलोंगेट होगा। भाई आपके पास भी तो बॉल पॉइंट होगा, उसमें से स्प्रिंग निकालो, थोड़ा सा खींचो तो उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी, थोड़ी फोर्स लगाने पे थोड़ी एक्सटेंशन, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सटेंशन आएगी। गोया के डीफॉर्मेशन कितनी आ रही है ये भी जानना जरूरी है। स्ट्रेन इज द मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। मेजरमेंट है, दिस इज द मेजरमेंट
ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी। क्या मतलब? भाई सिर्फ ये कहना काफी थोड़ी है कि डिफॉर्मेशन आई है। भाई कितनी डिफॉर्मेशन आई है? डिफॉर्मेशन क्या है पहले ये समझ लो। एक्चुअल शक्ल से चेंज होना, एक्चुअल शक्ल से तब्दील होना इस डिफॉर्मेशन। तो मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी, दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रेन। अब गौर से सुन लेना, देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बोला कि भाई स्ट्रेस या तो लेंथ चेंज करेगा या वॉल्यूम चेंज करेगा या मॉलिक्यूल्स को डिसलोकेट करेगा। तो भैया स्ट्रेन भी इसी बेस पे मेजर करोगे आप। सुनो गौर से कैसे। अगर 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 लेंथ चेंज हुई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मॉलिक्यूल डिसलोकेट हो गए अपनी जगह से, तो शियर स्ट्रेन। आसान हो गया। तो कोई मुश्किल चीज तो बने पड़ी नहीं है। स्ट्रेन क्या है भाई? कितनी डिफॉर्मेशन आई है। डिफॉर्मेशन बोले तो एक्चुअल शक्ल से कितना डेविएशन आया है। तो जितनी डिफॉर्मेशन आई है दैट विल बी टर्म्ड एज द स्ट्रेन। स्ट्रेन मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। तो भाई तीन हो गए। अच्छा, मेजरमेंट इन डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी निकालते कैसे हैं भाई? इसका जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला कैसे आता है इसका? जनरल फॉर्मूला इज, जैसे मैं अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बताऊं, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो भैया चेंज इन लेंथ, भाई कितनी लेंथ में चेंज आई अपॉन इनिशियल लेंथ कितनी थी। दो चीजें नोट करो आप। पहली चीज, ये रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। दिस इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। और पूरी फिजिक्स में अपन लोगों को ये बात पता है कि अगर कभी भी रेशियो आ जाए बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। यानी कि ये क्या हो गया? यानी कि ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस किस्म की चीज हो गई। ऐसे ही है ना भाई? यूनिट लेस डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है। दूसरी चीज आप नोट करो, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? चेंज इन लेंथ। अपॉन में क्या आ रहा है? इनिशियल लेंथ। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं, स्ट्रेन इज बेसिकली डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज। अब अगर लेंथ का चेंज है तो भाई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। वॉल्यूम का चेंज है, पीछे भी पढ़ाया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उन्हें भी पढ़ाया भाई ये चीज मैंने। फ्रैक्शनल चेंज हो गया ये, डेल्टा एल अपॉन एल। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो ये आपके पास होता है स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान में रख लेना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो सर ये है क्या? एक नंबर है। वो नंबर क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि भैया ये जो फोर्स लगी है, जिसकी बात चल रही है, इसको लगाने पर एक्चुअल में एक्चुअल के मुकाबले में कितना चेंज आया। अब अगर आपके पास लेंथ में चेंज आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अब अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको यही चीज ऊपर से कॉपी करके दिखा दूं, शेयर शेयर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिखा दूं, फिर आपको इसकी वो भी दिखा देता हूं जो मैंने एक वो देखी थी ना। भाई यार, अब ये देखो मेरे बच्चे, इसको यहां से उड़ाओ यहां से। बस समझ जाना है फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ठीक है। ये देखो। अब देखो, अब आप नोट करो यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूं जैसे मिसाल के तौर पे, ये देखो इधर, यहाँ पे मेरा बेटा हम क्या करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, वो आपको बताने लगा। ये इसकी ये वाली साइड है, इसको मैंने कह दिया मेरे बच्चे ए साइड है। ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो मेरा बेटा मॉलिक्यूल था, देखो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे ही है भाई, मेरे फोर्स लगाने की वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगह से कितना आगे चला गया, डेल्टा ए आगे चला गया ना, यही बना के दिखाया आपको मैंने। तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा बन रहा होगा, ये थीटा बन रहा होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आ रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है, नजर आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे बच्चे जो ये वाली साइड है, अगर आप नोट करोगे ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड को मेरे बच्चे मैं क्या कहता हूँ? इस वाली साइड को मैं मतलब मैं क्या कहता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के लिए क्या है? बेस है। और ये वाली जो साइड है मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर आ गई उठ करके। ऐसे ही है। अब यहां से आप डिफाइन करते हो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टोटली पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास यहाँ पे? डेल्टा ए। और बेस कितना है आपके पास? ए। ये चीज कहलाती है, इसमें इसमें ये जो चीज है ना मेरे बच्चे, ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये जो थीटा है, दिस इज टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस। ये जो थीटा है ना, ये आपके पास क्या कहलाता है? यहाँ पे शियर स्ट्रेस कहलाता है। फिर अगर आपने बेसिक में 0102 कंप्लीट करा हुआ है, जो कि मैं बारहा बोल चुका हूं करने के लिए, तो आपको मैंने उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? अगर थीटा का वैल्यू छोटा है, कितना छोटा है?
अमूमी तौर पे 5 डिग्री तक की वैल्यू ली जाती है, वरना बास किताबों में 10 डिग्री तक की भी ली जा सकती है वैल्यू। अगर थीटा का वैल्यू छोटा है तो टेंजेंट थीटा और थीटा बराबर होता है। ये आप घर में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंट थीटा की जगह पे आप थीटा लिख सकते हो। कैसे सर, कोई मिसाल दें, हम घर में चेक करेंगे। देखो भाई, ऐसे चेक करना। मिसाल के तौर पे थीटा का वैल्यू आप कंसीडर कर लो, लेट्स से लेट्स से आप थीटा की वैल्यू ले लो भाई 1 रेडियन। आप क्या करना भाई साहब, इस 1 रेडियन को देखना, कन्वर्ट करना डिग्री में, और फिर आप टेंजेंट 1 आंसर निकालना। सही है। किसी ने बेसिक मैथ्स करते हुए ये चीज घर में कैलकुलेटर से चेक की थी वैसे? 1 से 5 रेडियन तक मैच कर रहा था? अच्छा, किया था। अच्छा, मुझे लगा था यार ये वाले जरासीम सिर्फ मुझ में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चेक किया था। था मेरा बेटा, बेसिक मैथ्स में था ये। यार अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मुझे मेरे लेक्चर्स भूल जाए। बेसिक मैथ्स में था ना ये, क्योंकि मैंने आपको क्लास 11 तो पढ़ा ही नहीं है ये क्लास ये आता 2-3 जगह पे तो आता है ये। एक यंग डबल स्लिट में आता है, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आता है, एक सिंपल पेंडुलम में आता है, और मैंने आपको तीनों ही टॉपिक इत्तेफाक से अब तक नहीं पढ़ा है। बेसिक मैथ्स में था ये। बेसिक मैथ्स 01 02 दोनों में से किसी एक पार्ट के अंदर ये है। ठीक है, ये 1 रेडियन है। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर मेरे बच्चे, डिग्री के अंदर। और फिर आप क्या करना, और इसका जो भी आंसर आए वो आप नोट कर लेना। और साथ ही साथ आप क्या करना, साथ ही साथ आप टेंजेंट 1 डिग्री निकाल के भी चेक कर लेना। आप देखोगे कि इसका जो आंसर आ रहा है और ऊपर जो 1 रेडियन को कन्वर्ट करके आपने आंसर निकाला है वो क्या कर रहा होगा, एक बराबर। ऐसा आप कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा 5 डिग्री तक के अंदर वो मैच कर रहा होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा अब हम। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, अच्छा इसके अंदर जो है ना, अब मेरा बेटा, अच्छा इसके अंदर जो है ना, ये रेडियन से डिग्री में नहीं जाना, ये डिग्री से रेडियन में जाना है। ये डिग्री से रेडियन में जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिग्री की वैल्यू रखी है ना इस जगह पे, इसलिए। ये आप क्या करोगे, डिग्री से रेडियन में जाओगे। ये आप डिग्री से रेडियन में जाओगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 5 डिग्री तक ये आपके पास मैच करता रहेगा, 10 डिग्री तक में थोड़ी सी स्लाइड डेविएशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे बच्चे, अगर हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करें, जाहिर है जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा थीटा आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा थीटा तो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली टेंजेंट थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, और थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। ये मेरा बेटा हमारे पास शेयर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया स्ट्रेस क्या होता है, आपने पढ़ लिया स्ट्रेन क्या होता है। आपको ये बात पता चल गई कि भैया स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं तो भाई बॉडी के अंदर क्या होती है, डिफॉर्मेशन आती है। समझ में आ गया? अभी डिफॉर्मेशन 3 तरह की हो सकती है। आपके पास उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, यानी कि लेंथ बढ़ भी सकती है, एलोंगेशन भी आ सकती है, कंप्रेशन भी आ सकती है, दोनों बता दिया, टेंसाइल और कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या आपके पास उसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन तब्दील हो सकती हैगी। ठीक है भैया, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब मेरे बच्चे आगे देखते हैं, और इसी के अंदर कुछ आपको फर्दर बातचीत में बताता जाता हूँ। स्ट्रेन को मेरा बेटा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही आपके पास एप्सिलॉन टाइप जो लिखा हुआ है ना, ये वही सेम चीज़ है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक इसकी वो भी देख लो जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे लेके जाता हूँ। ये देख लो मेरा बेटा, ये बता दो मुझे, ये डायग्राम सबको समझ में आ रही है? ये वाली, ये आपके पास शेयर स्ट्रेन की डायग्राम है, बोलो क्या ये सबको समझ में आ रही है? ये वही चीज जो मैंने आपको अभी रफ से बना के दिखाई थी, ये वही चीज है। बोलो भैया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, या मुश्किल है? चलें आगे? चलो, अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास अब जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला, उस पर जाने से पहले एक सिंपल सी चीज पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, ये हुक्स लॉ दोबारा भी आएगा जब हम ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये हुक्स लॉ किस बला का नाम है? देखो आपके पास मान लो एक कोई स्प्रिंग है,
स्प्रिंग की मिसाल से समझ लो इसको। मान लो आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की एक सर्टेन लेंथ अभी डिफाइन हुई हुई है, ये इसकी एक सर्टेन लेंथ है अभी इस वक्त, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है सर। अब मेरा बेटा अगर मैं इसके ऊपर एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो आपके ख्याल से क्या होगा? सर जाहिर है स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, स्प्रिंग आगे चला जाएगा, ऐसे ही है ना, इसमें एक्सटेंशन आएगी। अगर मैं और ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं फिर क्या होगा? और एक्सटेंशन आएगी। और फोर्स अप्लाई करूं और एक्सटेंशन आएगी। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ग्रेटर द फोर्स इज अप्लाइड, ग्रेटर विल बी द elongation प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। बस इसी चीज को अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डाल दो लाकर तो क्या बनता है भाई? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, यहीं से देख लो जो डायग्राम बनाई है। मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये खिसक के ऊपर वाला पार्ट आगे चला जाएगा ज्यादा, ये मॉलिक्यूल की डिसलोकेशन उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ जाएगी। कम फोर्स लगाऊंगा तो कम होगा, ठीक है। रबड़ की मिसाल ले लो, और खींचूंगा रबर बैंड, और स्ट्रेच और स्ट्रेच और स्ट्रेच, हाँ वो एक एक वक्त आएगा जाहिर है जब वो टूट जाएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। समझ लो मेरे पास ऐसा कोई रबर बैंड है जो कि इनफिनिट तक स्ट्रेच हो सकता है, तो भाई जब मैं थोड़ी फोर्स लगाऊंगा थोड़ा खींचेगा, और फोर्स लगाई और, तो ये बताने का मकसद है। यानी कि जितने भाई देखो स्ट्रेन क्या था? मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन था ना मेरे भाई। अगर एक रबर बैंड ऐसा था, फोर्स लगाई खिंच गया और खिंच गया और खिंच गया, तो भाई जितना फोर्स लगाने पे वो खिंचता जा रहा है गोया उसमें स्ट्रेन उतना क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाता हूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट नहीं हटाता, आई एम वेरी सॉरी, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा। उसको मेरा बेटा आप कहते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम देते हो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से अगर आप ई का वैल्यू, ई इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो भाई ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता क्या है? आपने आज तक इसको पढ़ा तो होगा यकीनन, क्योंकि अब तो हर बोर्ड की किताब में ये ऐड हो गया, पिछले साल तक वरना सिंध की किताब में ये नहीं था, बाकी सब बोर्ड में तो पहले से था। तो आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी तो उसमें ये तो आपको बता दिया गया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे आता है भाई, यहाँ से आता है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यहाँ से आपने निकाल लिया, ये आपने यहाँ से इसको करके निकाल लिया, ड्राइव कर लिया। अब ये है क्या? ये क्या चीज बता रहा है? ये है क्या? अब देखो, अब जरा समझना कॉन्सेप्ट। अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है आज का। ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़ो क्या पढ़ी थी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जब इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ना, सुनना जाके, मैंने जब ये पॉइंट लिखा था मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सॉलिड कितना रिजिड है, कितना स्ट्रांग है, कितनी फोर्स सस्टेन कर सकता है, आप वो चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है आपको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो चीज है जो ये डिफाइन करता है कि यार ये मटेरियल कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, ये मटेरियल कितना फैलेगा इस स्ट्रेस के नतीजे में, या इसकी इलास्टिक लिमिट क्या है, वो आप यहां से पता चलाते हो। ठीक है। अब इलास्टिसिटी है क्या? एक तो इसका आंसर है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो। एक्सीलेंट हो गया। और आसान कर लो। देखो अगर मैं कहता हूं कि यार मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 मीटर की कोई रॉड है और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और उसके अंदर चेंज इन लेंथ आया 1 मीटर। गौर से सुनना, मेरे पास रॉड कितनी है? 1 मीटर की। फिजिक्स के अंदर रॉड किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि वन डायमेंशनल हो और वो खिंच सकती है। मतलब जैसे रबर बैंड है, उसको मान लो आप एक रॉड है मिसाल के तौर पे। रॉड में ऑल्दो की रिजिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन समझाने के लिए मान लो, चलो रबर बैंड मान लो, मेरे पास 1 मीटर का कोई रबर बैंड है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के मैंने इसे 2 मीटर का कर दिया। भाई 1 मीटर तो पहले से ही था, खींच के 1 मीटर और लंबा कर दिया, सही। तो अब इसको करने के लिए मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ी होगी कि नहीं करनी पड़ी होगी? ऑब्वियसली करनी पड़ी होगी। भाई कुछ तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा होगा, वो कहलाता है स्ट्रेस, वो कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पे समझना आप, इसको आप क्या कहोगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, सर यूनिट स्ट्रेन से क्या मुराद है? यूनिट स्ट्रेन से मुराद है वन। यूनिट स्ट्रेन से क्या मुराद है? वन। क्या मतलब? भाई मिसाल के तौर पे लेंथ पहले 3 मीटर थी, आपने इतना ही इसके अंदर और इजाफा कर दिया, तो अब इसका स्ट्रेन निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल, 3/3 विल बिकम 1। भाई यही बनेगा ना। स्ट्रेन कैसे आएगा? डेल्टा एल अपॉन एल, तो दोनों ही 3 3 मैंने लिए हुए मिसाल के तौर पे, तो क्या आंसर आ गया? 1। तो किसी भी बॉडी में यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए,
यानी कि यूनिट 1 यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको मेरे बच्चे जितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, ये अपने पास क्या कहलाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अच्छे से सुन लेना, खूब अच्छे से। अब रिजिडिटी का फैसला कैसे होता है, समझो। मान लो मेरे पास एक का, इस एक के अंदर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 20 न्यूटन पर। अच्छा, एग्जाम्पल में जाने से पहले, क्योंकि इस एग्जाम्पल से जो है ना वो बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम्पल में जाने से पहले अगर मैं आपसे बोलूँ ना इसके यूनिट बताओ, तो भाई यूनिट देखो इसका वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? अबे स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या बन गया? वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया वापसी उठ के। ठीक है, अब मैं कहता हूं मेरे पास जो है ना एक कोई मटेरियल ए है, उस मटेरियल ए का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक कोई मटेरियल बी है, इसका जो मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब आपके ख्याल से कौन सा मटेरियल ज्यादा रिजिड है? तो इसका मतलब ये ज्यादा रिजिड है। सर ये आपको कैसे पता चल गया कि ज्यादा रिजिड है? दिस इज मोर रिजिड एंड दिस इज लेस रिजिड। भाई ऐसे पता चला कि मैंने बोला ये, मैंने आपको दोनों क्या चीज बताई है? मैंने आपको बताया है मेरे भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस बला का नाम है? मैंने आपको कहा यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अगर मान लो ये दोनों रॉड्स हैं और दोनों की इनिशियल लेंथ, मिसाल दे रहा हूं, दोनों की इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, तो इसका मतलब फर्दर 1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए एक के ऊपर आपको 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दूसरे पे आपको 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो बाबा जाहिर सी बात है, जिस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उसकी रिजिडिटी क्या है? ज्यादा है, सख्त है। तभी तो उसके ऊपर फोर्स कैसी लगानी पड़ रही है मेरे भाई? ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिडिटी वाया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपके पास स्ट्रेस कितनी तरह के थे? तीन। स्ट्रेन भी कितनी तरह के थे? तीन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने हो जाएंगे मेरे भाई? तीन हो जाएंगे ना। कोई मुश्किल तो नहीं हो जाएगी इसके अंदर, आसान सी चीज है। अब देखो मैं आपको यही चीज यहाँ पे जो है ना वो स्निपेट कॉपी करके दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे पढ़ के बता दो कि क्या आपको ये सब की सब चीज समझ में आती है या नहीं आती है। अब इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो वैसे ना समझ में आती हो, लेकिन फिर भी बता दो, पढ़ लो जल्दी से इसको, और मुझे बता दो कि क्या ये सब चीज क्लियर होती है। बोलो भैया, यहां तक क्या सब चीज सबको क्लियर हो जाती है अच्छे से? हाँ या ना? अब देखो बच्चे, ये वही सारी की सारी चीज लिखी हुई है। जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होगा तो इसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। जब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होगा इसे आप कहते हो बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को बास किताबों में बी से भी शो किया जाता है, जहन में रख लेना। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपके पास जब शेयर स्ट्रेस और शेयर मॉड्यूलस, ये टेंजेंट थीटा वही है जो आपको ऊपर पढ़ाया था, डेल्टा ए अपॉन ए वाला, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है भैया? तो ये हमारे पास जो था ये वही सारा का सारा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये वही सब कुछ था। अब मेरे बच्चे इसी के अंदर हम आगे चलते हैं, और अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना फर्दर पढ़ने के लिए या समझने के लिए, वो मेरे बच्चे हमारे पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ आ टिपिकल डक्टाइल मटेरियल। 2 मिनट दो, मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉपी करके ले आऊं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो एक कर्व में लेकर आया हूं वो मेरे बच्चे हमारे पास कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या कहलाता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके अंदर यहाँ पे मेरे बच्चे हमने लिखा हुआ है स्ट्रेस, यानी कि वाई एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन है। अच्छा, पहले तो एक चीज़ ना अपने पास ये क्लियर कर लो कि देखो, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक कोई ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, समझना, एक ग्राफ बना हुआ है, और मेरे बच्चे यहाँ पे आपने लिया हुआ है स्ट्रेस और यहाँ पे आपने लिया हुआ है स्ट्रेन, और यहाँ पे मैंने कोई ऐसा सिंपल सा ग्राफ बना दिया उठा करके, ये लो एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि मिसाल के तौर पे मुझे बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बता रहा है। सही है, इसका भी इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब हमारी प्रीवियस नॉलेज है। स्लोप क्या बताएगा? अब बोलोगे सर जी देखें स्लोप आप कैसे निकालते हैं? स्लोप आप निकालते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। मैं बोलूंगा यस। मैं बोलता हूँ अच्छा मुझे बताओ कोई और तरीका भी हो सकता है स्लोप निकालने का या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई स्लोप निकालने का, एक और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, वो एक और तरीका क्या होता है? वो एक और तरीका होता है टेंजेंट थीटा।
यानी और थीटा कौन सा एंगल है जो कि आपकी लाइन बना रही होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कह लो आप या वो कह लो आप, एक ही बात हो गई, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, अब यहां देखो वाई पे आपके पास क्या है, वाई पे आपके पास है स्ट्रेस, और एक्स पे आपके पास क्या है, एक्स पे आपके पास है स्ट्रेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको स्लोप मैंने निकाल के दिया है ना, ये स्लोप ही निकाले ना, और क्या निकाला है भाई, ये देखो ना, वाई पे क्या है, स्ट्रेस आया हुआ है, एक्स पे क्या आया हुआ है, स्ट्रेन आया हुआ है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। तो पहले तो ये क्लियर कर लेना, सबसे पहला पॉइंट ये कि भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता हैगा। दूसरा पॉइंट, ये भी बेसिक मैथ्स में बताई, ये बात मैंने लास्ट भी बताई होगी, कि आपके पास जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो भाई साहब जीरो होता है। एक्स वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। और जो आपकी वाई वाली लाइन होती है, जैसे ये वाई वाली लाइन है, तो वाई एक्सिस वाली लाइन का जो स्लोप होता है दैट इज इंफिनिटी। यानी कि अगर आपकी कोई लाइन एक्स से वाई की तरफ जाती है तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। गोया के अगर मैं आपके सामने ऐसे करके मैं बोलूं कि यार ये दो अलग मटेरियल्स हैं, और से सुनना, दिस इज मटेरियल ए एंड दिस इज मटेरियल बी। ये माजी में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने आपकी टीपीपी में भी ये क्वेश्चन डाला है, ये डला हुआ है टीपीपी में क्वेश्चन ये। तो देखो इसके अंदर ये क्या कहता है, ये नम्स के पास पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, पुराने किसी पास पेपर का क्वेश्चन है ये नम्स के। अब ये कहता है आपके पास दो मटेरियल है ए और बी, और अल्टीमेटली इस दोनों का आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो इन्होंने शो किया हुआ है। आपसे कह रहे हैं बताओ कौन सा मटेरियल ज्यादा रिजिड है। तो भैया जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो रिजिड ज्यादा होगा, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस कितना लगाना है। तो यूनिट स्ट्रेन पढ़ने प्रोड्यूस करने के लिए जितना बड़ा स्ट्रेस उतना वो ज्यादा रिजिड, तभी तो ज्यादा स्ट्रेस मांग रहे हैं। अब देखो यहां कैसे तय करोगे, ई किसका ग्रेटर है, अब देखो स्लोप किसका ज्यादा है, जो लाइन वाई के ज्यादा नजदीक है उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो गोया कि आपको पता चला कि भैया जो स्लोप ज्यादा है वो ए का है, और बी का स्लोप कैसा है, कम है। तो इसका मतलब ए का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, बी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। तो आप बोलोगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ए इज मोर रिजिड, ए इज मोर रिजिड। कभी कभार आपका एग्जामिनर ऐसी हरकत भी करता है कि वो क्या करेगा, आपको एक ग्राफ बना के देगा और यहां पे आपको ना एक थीटा दे देगा, बोलेगा आप बताओ कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिस मटेरियल का बनाया है, आप मुझे बता दो इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अब बच्चा आगे फाड़ फाड़ के देखता रहता है, सर वो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करके आता है, अभी ना सवाल में स्ट्रेस दिया ना स्ट्रेन दिया, कैसे आएगा। तो भाई ये बात याद रखो ना, कि यहां बताया कि भाई स्लोप, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का स्लोप है जो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी बता रहा है, वो आप दो तरह से निकाल सकते हो ना, सिग्मा अपॉन ई से भी निकाल सकते हो, और टेंजेंट थीटा से भी तो स्लोप ही आता है, और क्या आता है, इससे भी स्लोप आता है, जिसको आप राइज अपॉन रन भी कहते हो, वाई अपॉन एक्स भी कहते हो, ठीक है। तो अगर आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप टेंजेंट थीटा से भी ये काम कर सकते हैंगे, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया, ये देखो उन्होंने यहाँ लिख के भी दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस जो इसका स्लोप है यहाँ पे दैट इज राइज अपॉन रन। ये यंग्स मॉड्यूलस इन्होंने स्पेसिफिक केस कर दिया है यहाँ पे, जाहिर है मैंने नेट से डायग्राम छापी है, वरना अगर ये कोई जर्नल होगा तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस चूंकि बिल्कुल बेस वाला है, इसलिए उन्होंने उसी के तहत यहाँ पे चीजों को डिफाइन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, पंजाब बोर्ड के हिसाब से मार्क करता हूँ ताकि आसान हो जाए समझाना। O A B C D, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे जो एक्सप्लेनेशन कॉपी करी है वो वहीं से करी है ना, तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। O A, ये पॉइंट्स में कोई कुछ भी मार्क किए जा सकते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, मैं कोई ऐसा नहीं है कि खास इनका नाम यही रखना जरूरी है, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं ताकि एक्सप्लेनेशन मैच कर जाए। C D, ठीक हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप अपना पॉइंट देखो, ओ से लेके ए तक वाला पॉइंट देखो, ये जो आपका ओ से लेके ए तक वाला पॉइंट है इसको देखो, ये देखो, ये इधर तक देखो, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हुक्स लॉ पढ़ाया था, हुक्स लॉ में क्या था आपके पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। गोया के स्ट्रेस जितना बढ़ाओगे स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन ज्यादा होगा। और ये जो इनका आपस का रिलेशन है, ये देखो ये कैसा रिलेशन है, इसको मैं यहां मार्क भी कर देता हूं। ये जो रिलेशन है ना मेरे बच्चे, ये रिलेशन आपके पास कहलाएगा डायरेक्ट लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन है? दिस इज डायरेक्ट लीनियर रिलेशन। क्या मतलब है सर? ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ओ से लेके ए तक का पार्ट, ठीक है। डायरेक्ट लीनियर का मतलब ये है, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बढ़ाओ दूसरा बढ़े। लीनियर का मतलब समझ लो, लीनियर का मतलब ये होता है पहली क्वांटिटी को जितना बढ़ाओगे, पहली क्वांटिटी को जितना बढ़ाओगे दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। पहली क्वांटिटी को जितना बढ़ाओगे दूसरा भी उतना बढ़ेगा। दूसरा, ये मैं कहां से कहा तक की बात कर रहा हूं? ओ ए रीजन की बात कर रहा हूं, अभी धीरे पढ़ा भी देता हूं। दूसरा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि आपने 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 स्ट्रेस को 4 गुना बढ़ाया, स्ट्रेन भी 4 गुना बढ़ गया। स्ट्रेस को 6 गुना बढ़ाया, स्ट्रेन भी 6 गुना बढ़ गया। भाई मिसाल के तौर पे समझना, पहले यहां लिख दूं जरा, उतना ही बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे समझो, मिसाल के तौर पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के स्ट्रेस पे स्ट्रेन आ रहा था 2, तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के स्ट्रेन आएगा 4। ये मतलब होता है लीनियरिटी का। या 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाने पर स्ट्रेन आएगा 6। देखो हर, अच्छा ये मैंने एग्जांपल ली है, लाजमी नहीं है कि हमेशा एक लगाने पे दो, समझा रहा हूं ये मैं सिर्फ यार। देखो आपने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बढ़ाया तो स्ट्रेन अपने हिसाब से बढ़ गया, फिर आपने एक बढ़ाया स्ट्रेन फिर उसी फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ा। यानी कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप एक दफा जब मतलब ऊपर तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन 2 आ रहा है, लेकिन अगली दफा जब आप मजीद 1 बढ़ा रहे हो तो वहां पे स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। क्या मतलब? फिर सुन लो, फिर सुन लो। लेट से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगाने पे 4 का स्ट्रेन आ रहा है, तो जब अगला 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फिर से लगाऊंगा तो फिर से 4 का स्ट्रेन ऐड हो जाएगा, इनका टोटल स्ट्रेन 8 हो जाएगा। ये मतलब होता है लीनियरिटी का। सही है। अब साथ पढ़ भी लो, नीचे इतनी बात क्या लिखी है। इन अ टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट कहते हैं जब आप किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी को चेक करते हो। अच्छा इलास्टिसिटी क्या होती है सर, ये भी बता दें। देखो इलास्टिसिटी ये होती है, या इलास्टिक बिहेवियर ये होता है कि आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाई उसे डिफॉर्म करने के लिए, और जैसे ही आपने वो फोर्स रिमूव करी वो मटेरियल वापस अपनी जगह पे आ गया। जैसे रबर बैंड है, आपने रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करी और फोर्स हटाने पे वापस अपनी जगह पे आ गया। इस फिनोमेना को आप कहते हो इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इसको आप कहते हो इलास्टिसिटी। तो ये टेंसाइल टेस्ट उसका इलास्टिक बिहेवियर चेक करने के लिए। मेटल वायर इज एक्सटेंडेड एट अ स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट। अच्छा मेटल वायर को आप एक्सटेंड करते कैसे हो, ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे ये बता रहा हूं। ये आपका मान लो मेटल वायर है, आप करते क्या हो बेसिकली मेरे बच्चे, आप इस मेटल वायर के नीचे जो है ना इस जगह पे कोई एक वेट हैंग करते हो, और ये वेट जो है ना, अब जाहिर है ये जो वेट है, इस वेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी W = mg, वो कहाँ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड। अल्टीमेटली आप ये वेट, जाहिर है जब आपने फोर्स अप्लाई करी है, अब ये ऊपर जो आपके पास मेटल का वायर लगा हुआ है, इस मेटल की वायर की यकीनन अपनी कोई ना कोई क्या होनी है जनाबे वाला, लेंथ होनी है या नहीं होनी? होनी है, बिल्कुल लेंथ होनी है, इसकी कोई ना कोई लेंथ है। जाहिर है जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाली रिलेशन तो इस पर भी अप्लाई होगी ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाली। क्योंकि मेटल जो है वो स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लगाओगे आप तो वो कुछ नीचे आ जाएगा, आप वो हटाओगे, वेट हटाओगे तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ये कह रहा है ये, ठीक है। एट अ स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट एंड स्ट्रेसेस जनरेटेड इन द वायर, स्ट्रेसेस कैसे जनरेट किए? वेट को चेंज करके, वेट तब्दील करते जाएंगे स्ट्रेस चेंज होता जाएगा। ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय सुटेबल, चाहिए ऐसी उन्होंने लंबी की हुई है। और उन्हें कह रहे हैं मैं फोर्स इलोंगेशन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन कर, अच्छा इसको फोर्स इलोंगेशन डायग्राम क्यों कह रहे हैं? एफ एक्स डायग्राम, क्योंकि एफ स्ट्रेस हो गया आपका और एक्स आपके पास क्या हो गया, जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इस प्लॉटेड ऑटोमेटिकली ऑन एक्स वाई चार्ट, ये बता दिया, ठीक है। आपको एक मिल गया। अब जो हमने हमारे पढ़ने की चीज है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिफॉर्मेशन, क्योंकि हमने अब तक इनिशियल स्टेज डिस्कस की है, यहां से लेके यहां तक वाली हम उसी की बात कर रहे हैं, अभी और आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इन द इनिशियल स्टेज स्ट्रेस इज इंक्रीज लीनियरली, लीनियरली का मतलब मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, विद द स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इसको प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कह रहे हैं? ए को, ये जो ए पॉइंट का स्ट्रेस होता है ना, इस पॉइंट के स्ट्रेस को ये कह रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये इसलिए कह रहा है इस पॉइंट को क्योंकि इसके बाद आपका हुक्स लॉ फेल कर जाता है, इसके बाद आपका हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, इसके बाद आपका हुक्स लॉ फेल कर जाता है। क्यों सर, क्यों ओबे नहीं करता?
मैं भी पढ़ा देता हूँ, क्यों भी नहीं करता। आप अपना हुक्स लॉ पढ़ो। क्या था आपका हुक्स लॉ? ये लिखा हुआ हुक्स लॉ देखो जरा, ये दिस इज योर हुक्स लॉ। क्या कहता है आपका हुक्स लॉ? हुक्स लॉ कहता है जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन होगा, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना होगा। अब देखो, और आपको यह भी पता है जो ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाले ग्राफ होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ना? पढ़ा ना, ओम्स लॉ में भी पढ़ा था आपने ये चीज, उसमें भी पढ़ा था आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब अगर देखो आगे जाते जाते भी इस पूरे रीजन में भी हुक्स लॉ को फॉलो होना होता तो ग्राफ तो ऐसे स्ट्रेट लाइन चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ए के बाद ग्राफ ऐसा हो गया, या ऐसा हो जाता है, या ऐसा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है वो तो देखेंगे अभी। तो इसका मतलब ए पॉइंट के बाद ये तो नजर आ गया कि हुक्स लॉ भी नहीं हो रहा। क्यों सर? क्योंकि स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन लीनियरली नहीं बढ़ रहा। सही है, देख लो अभी। इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनल लिमिट की बात हो रही है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है भाई? ये जो ए पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस होगा, कैसे निकालेंगे भाई? ये वाई एक्सिस पे आपने स्ट्रेस लिया हुआ है ना, यहां पे इसको प्लॉट करना, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी, जो भी ये वैल्यू है वो आपके पास क्या है? इस पॉइंट का स्ट्रेस है। सर नहीं समझ में आया भाई, फिर देख ले। ये वाई पे तूने क्या लिया हुआ? स्ट्रेस लिया हुआ है ना। तो भाई ए पॉइंट जहां तक आपका स्ट्रेट लाइन है वहां तक क्या गया? ये पूरा ये कोई ना कोई स्ट्रेस की वैल्यू है। ये क्या है? दिस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टिल विच दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल ओबे क्या? हुक्स लॉ। तो ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, it is defined as the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality between stress and strain. Hooke's law, which states that stress is directly proportional to the stress is, अब अच्छा पहले strain लिखा हुआ है, strain is directly proportional to stress is obeyed in the region O to A. From A to B stress and strain are not proportional. अब ये समझ लो, यहाँ आपको नजर भी आ जाएगा। देखो अब आगे देखो मेरे बच्चे, ये जो ग्राफ है ना, जब आप इसको पंजाब बोर्ड की किताब में देखोगे तो वो थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, इस तरह करके बना हुआ है थोड़ा सा। ज़ाहिर है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, कोई ऐसा मटेरियल होता है, कोई डायरेक्ट ऐसे आ जाता है। जैसे मैं आपको पंजाब बोर्ड का भी ये दिखा दूं, ये वाला हिस्सा ना, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। वो जो ग्राफ छापा है मैंने वो विकीपीडिया से छापा है, क्योंकि पंजाब बोर्ड वाला ना इतना साफ सुथरा नहीं बना हुआ था, वरना मैं वही वाला छाप देता। ठीक है, तो ज़ाहिर है मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो आपकी किताब के अंदर है, वो किसी और मटेरियल का दिया हुआ होगा तो कोई मसला, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा समझ जाओगे अभी आप एक्सप्लेनेशन जब आपको दूंगा। ये पंजाब बोर्ड का ये थोड़ा इतना साफ नहीं था ना, इसलिए मैंने वो वहां से छाप दिया था। अब देखो ये वही बात जो अभी करी है, यहाँ तक देखो आपको स्ट्रेट नजर आ रही है। अब देखो जो आगे वाला पॉइंट समझा रहा हूं ना वो समझना। देखो यहां पे भी हो क्या रहा है, यहां पे भी मेरे बच्चे स्ट्रेस आप बढ़ा रहे हो और स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन आप नोट करो इसको, एक काम, बल्कि यही रहने दो, इसको एक काम करो, गौर से देखो इतने हिस्से को, ये देखो गौर से, ये देखो, ये देखो, ये देखो। यहां पे देखो मेरे बच्चे क्या हो रहा है, यहां पे देखो इस जगह पे आपने ये थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया और ये देखो स्ट्रेन देखो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। यहां देखो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन देखो कितना बढ़ रहा है, ये देखो स्ट्रेस ये रहा, स्ट्रेन ये रहा। देख रहे हो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यानी कि आप यहां देखो, यहां क्या चल रहा था, यहां देखो ये स्ट्रेस आप बढ़ाते थे, ये आपका स्ट्रेस बढ़ता था, ये थोड़ा सा स्ट्रेन था। यहां उल्टा हो रहा है, यहां थोड़े से स्ट्रेस पे, मतलब जिस मटेरियल का तस्करा हमारे बोर्ड में हुआ है, थोड़ा सा आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि आपको यहां पे ना ये बात समझ में आ रही है कि अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन फंक्शनैलिटी है ना, वो आपके पास जो है ना होल्ड नहीं कर रही यहां पे। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ाने पर आपका जो स्ट्रेन है ना मेरे भाई, आपके पास ये 130 पे था, कहां पे था, 30 पे था शायद। आपके पास, हाँ आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास अब स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं चल रही, यानी कि अब यहां पे आपके पास लीनियर प्रिंसिपल ओबे नहीं हो रहा। तो जहन में रख लेना यहां पे, क्योंकि अगर ये लीनियर प्रिंसिपल पे चलता रहता ना तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, यहां तक बी तक, बी इस पॉइंट पे आना चाहिए था, ऐसे करके, ऐसे करके आना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये इसने चेंज कर दिया। यहां पे भी देखो ऊपर जो मैंने छापा मार के लाया था उसमें भी देखो यही हो रहा है, ऐसे चेंज हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसके अंदर जो है ना वो उसी कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर आपका स्ट्रेन चेंज होता जा रहा है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये ए के बाद आपका हुक्स लॉ क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये जो आपका बी तक का रीजन है ना, ये पूरा रीजन आपके पास कहलाता है इलास्टिक रीजन। अब ये वाला पॉइंट समझ लेना, ये दूसरा पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। सर ये इलास्टिक रीजन क्या है? मेरा बेटा इलास्टिसिटी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, क्या होती है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप वंस द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। क्या मतलब सर इस बात का? रबर बैंड है, अभी रबर बैंड अपनी शक्ल के अंदर है,
मैंने इसको खींचा, रबर बैंड खिंच गया। मैंने स्ट्रेस हटाया, रबर बैंड अपनी जगह पे वापस आ गया। दिस इज इलास्टिसिटी। मैंने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग खिंच गया, हटाया, वापस आ गया, इलास्टिसिटी। बॉल पॉइंट का स्प्रिंग लो, उसको बहुत जोर से खींच दो, एक बार खींच दो बहुत जोर से। अब आप हटा भी दोगे तो वो लंबूतरा सा हो जाएगा। इसका मतलब अब वो परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्म होने से पहले वाली स्टेज होती है उसे आप कहते हो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, या इलास्टिक रीजन क्या होता है, कि भैया यहां तक का इलास्टिक रीजन है। यानी कि अगर आप इतने हिस्से तक में फोर्स हटा दोगे, स्ट्रेस हटा दोगे, तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। देखो यही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो। फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट नेवर द लेस इफ द लोड इज रिमूव्ड। लोड मायने जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई यहाँ पे, ये किताब में नहीं बनी हुई होगी, ठीक है। इफ द लोड इज रिमूव एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी द कर्व विल बी रिट्रेस्ड, कर्व वापस रिट्रेस होगा, एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। इसको आप कहते हो यील्ड पॉइंट, यहां शायद मेंशन भी था, ये देखो इस पॉइंट को आप कहते हो यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसको आप जाने देना, ठीक है। भाई ये मैंने नहीं बनाई डायग्राम, इसलिए आप परेशान नहीं हो जाना, ज़हन में रख लेना, ठीक है। ये डायग्राम मैं नहीं बना के लाया, मैंने छापा मारा है, ठीक है, इसको जाने देना। ये वाला जो है ना, इसको आप कहते हो मेरे बच्चा क्या, यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट पे इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो इसके स्ट्रेस की वैल्यू होती है ना, वो आपके पास कहलाती है इलास्टिक स्ट्रेस। अब सर इलास्टिक स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? वो मैक्सिमम स्ट्रेस, गौर से सुनना, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका मटेरियल इंड्यूर कर सकता है, आपका मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है अपनी इलास्टिसिटी को लूज किए बगैर। देखो मैं फिर बताता हूं, सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी, समझ में आ गई बात, जिसमें आपका हुक्स लॉ ओबे करते हैं। हुक्स लॉ ओबे करने से सर मुराद क्या है? लीनियरिटी होती है। क्या मतलब सर? भाई मान ले एक सर्टेन स्ट्रेस पे एक सर्टेन स्ट्रेन आ रहा है, फिर तुमने उतना ही स्ट्रेस और लगाया, तो पहले जितना स्ट्रेन आया था उतना ही स्ट्रेन और आ गया। यानी कि मान ले 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाने पे 5 का स्ट्रेन आ रहा है, फिर दो और लगाया, अब 10 का स्ट्रेन हो गया, यानी कि 5 + 5। फिर दो और लगाया तो 15 का स्ट्रेन हो गया। यानी कि देखो तुम जिस प्रोपोर्शन में स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, उसी प्रोपोर्शन में सामने से स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी या लीनियरिटी। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है प्रोपोर्शनैलिटी लूज किए बगैर, तो वो ये आपके पास कहलाती है प्रोपोर्शनल स्ट्रेस या प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको आप कहते हो यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट। और इसको आप कहते हो इलास्टिक स्ट्रेस। इलास्टिक स्ट्रेस क्या? कि जहां तक अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे, लोड को रिमूव करोगे, तो मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई हुई होगी। तो ये वही कह रहे हैं यहां पे, ठीक है। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस को बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने फर्दर बढ़ाया, तो क्या होगा? तो वो परमानेंट डीफॉर्म हो जाएगा, वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। मैं भी आपको बना के दिखाता हूं, एक मिनट गेट खोल दूं। अब देखो बच्चे, अब इस कहानी में जो इस पूरे पैराग्राफ में जो कहानी लिखी हो क्या है, जैसे ही आप बी पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाते हो, मान लो अब ये पॉइंट था, अब आपने इस पॉइंट पे स्ट्रेस रिमूव कर दिया, तो स्ट्रेस रिमूव कर दोगे ना, तो वो यहां से इस किसी जगह पे आएगा, यहां पे। अब देखो, जब यहां पे आया ना, तो इसका मतलब क्या है? पहले यहां पे था, ये स्ट्रेन उसके अंदर रह गया, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई। आपने मान लो इस पॉइंट पे अपना क्या किया, इस पॉइंट पे आपने स्ट्रेस रिमूव किया, तो वो जब ऐसे वापस रिट्रेस करोगे, तो वो इस पॉइंट पे कहीं आ रहा होगा। यानी कि पहले यहां था, अब देखो ये क्या चीज है, ये स्ट्रेन है, इतनी डिफॉर्मेशन उसके पास रह जाएगी। यानी कि बी पॉइंट के बाद उसका इलास्टिक रीजन खत्म। बी पॉइंट के बाद किसी भी पॉइंट पे आप स्ट्रेस रिमूव करोगे, तो मटेरियल विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मटेरियल कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा नहीं। वो जहां पे भी आएगा, जैसे मान लो यहां से हटाया आपने, यहां से इसको लेकर आ जाओ इस जगह पे, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका होता है, वो जरूरत नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, वरना बताता कैसे इसका कर्व रिट्रेस करते हैं। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेन उसमें रह जाएगा। यहां पे करोगे तो यहां कहीं पे आ रहा होगा, तो इतना आपके पास क्या रह जाएगा भाई, स्ट्रेन आपके पास रह जाएगा। ये बात यहां लिखी हुई है, पढ़ भी लो यहां पे।
ठीक है। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट, द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप या डायमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिटेन रखना अपने पास, ठीक है। द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ कर्व फ्रॉम बी टू सी। बी से सी के दरमियान में आपको इन्होंने प्लास्टिसिटी दिया हुआ है, यहां पे भी देखो ये वाला जो रीजन है ना, इसको इन्होंने कहा हुआ है प्लास्टिसिटी। अच्छा, ये इससे परेशान नहीं हो जाना कि सर ये वाला ग्राफ में यहाँ कुछ और है वहां। भाई ये मटेरियल टू मटेरियल ग्राफ क्या होता है आपके पास, वेरी कर सकता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है ना, ये आपके पास कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या मतलब सर? देखो अभी तक क्या हो रहा है, बी के बाद आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, देख रहे हो भाई। बी के बाद भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है। अब जाहिर है आपका जो मटेरियल है वो एक हद तक स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। जैसे रबर बैंड है, आपने खींचा, खींच गया, और खींचा, खींच गया, और खींचा, खींच गया, एक वक्त आएगा वो टूट जाएगा। तो वो जो टूटने से पहले उसने आखिरी स्ट्रेस बर्दाश्त किया था ना, वो ये वाला पॉइंट सी वाला था, वो कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। सी ये वाला क्या है? अल्टीमेट, या इसको आप ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम भी कहते हो, लेकिन वैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा सा आगे आता है, लेकिन बास मटेरियल्स के अंदर ये एक पॉइंट पे ओवरलैप भी कर रहा होता है। खैर अभी उस पर भी हम पूरी बहस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद आपका मटेरियल क्या होगा? टूट जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यूटीएस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वंस पॉइंट सी करस्पॉन्डिंग टू द यूटीएस इज क्रॉस्ड, द मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट बी करस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्चरल स्ट्रेस। अब देखो, अब इसकी मिसाल अगर आपने समझनी है ना, तो इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लो। इसकी मिसाल आपको कैसे समझाई जाए? आपने कभी कभार ना वो शायद अपने पास कुछ मटेरियल देखा हो, समझाएं कैसे? आपने कभी कभार वो देखा होगा अपने पास कोई प्लास्टिक के जो टॉयज वगैरह होते हैं, उनकी जो जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, उसके अंदर मान लो कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का कोई दरवाजा है। अब उस दरवाजे को अगर आप गोल घुमाते हो तोड़ने के लिए, आप गोल घुमाते हो, पहले ठक से आवाज आएगी। जैसे ही ठक से आवाज आएगी, इसका मतलब वो टूट गया। मतलब देखा तो होगा ना, कोई भी टॉय ले आओ यार जहन में बच्चों का, ठीक है। अब उसकी गाड़ी के दरवाजे को आपने घुमाया, एक ठक से आवाज आई, वो टूट गया। अब जो वो ठक की आवाज के साथ टूटा है ना, ये तो आपके पास हो गया वो अल्टीमेट वाला हिसाब किताब, ठीक है। उसके बाद वो अब परमानेंट डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब उसको आप गोल गोल घुमाओ तो वो चिंगम की तरह घूमता है। फिर थोड़ा सा खींचो, थोड़ा सा खींचो, वो खिंच जाएगा, और खींचो और खिंच जाएगा, और खींचो। एक वक्त आएगा जब आप उसे खींचना छोड़ दोगे, लेकिन वो खुद ब कुछ खिंचता हुआ जाएगा और फाइनली एक पॉइंट पे आके टूट जाएगा। मतलब ये हर मटेरियल में प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी कि यहां से मैं भी कह रहा था ना कि ये वाला पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए यहीं पे इसी पॉइंट पे होता है, वो ऐसे खिंचते हुए नहीं जाते। ये पॉइंट सी क्या है कि इसके बाद आपके मटेरियल का ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी रीच हो गई है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? आपने स्ट्रेस रिमूव कर दिया, अब वो ऑटो पे आगे जा रहा है, और ऑटो पे आगे जाने के बाद एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो रहा है। अब वो प्लास्टिक में ऐसा होता है कि वो खिंचता हुआ जाता है ऐसे। जैसे मान लो आपने फोर्स लगाई, खिंच गया, और फोर्स लगाई, खिंच गया, और लगाई, खिंच गया। अब ये मान लो इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई। अब आपने फोर्स रिमूव कर दी, लेकिन वो खिंचता हुआ जाएगा और फिर फाइनली एक पॉइंट पे जाके वो क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपके पास कहलाता है फ्रैक्चर स्ट्रेस, और ये आपके पास थी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैंने सारी चीज जो यहां पे लिखी हुई थी वो पढ़ा भी दी है। यहां तक मुझे बता दो कि क्या सबको सारी चीज समझ में आती है अच्छे तरीके से? प्लास्टिक स्ट्रेस क्या है? जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है। इलास्टिक स्ट्रेस क्या है? जहां तक इलास्टिक रीजन होल्ड करता है। प्लास्टिक रीजन कहां तक होल्ड करता है? आगे का सारा आपका प्लास्टिक रीजन है इलास्टिक के बाद। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, जहां पे आपके पास मैक्सिमम जो है वो अल्टीमेटली बर्दाश्त कर सकता है, जिसके बाद वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। बेटे प्लास्टिसिटी ये है कि प्लास्टिसिटी क्या होती है ये भी समझ लो, वरना नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, तो वो अपनी एक्चुअल शक्ल जो है उसमें वापस तो नहीं आते, लेकिन एक नई शक्ल अटेन कर लेते हैं। इस फिनोमिना को आप कहते हो प्लास्टिसिटी। जैसे रबड़ है, या जैसे आपके पास कोई कह लो कि रॉड है, ठीक है, प्लास्टिक की रॉड है। मैंने उसे खींचा,
जैसे हमारे घर में वो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना, इसमें से पानी गुजरता है। आप उसे खींचो या उसे गर्म करके खींचो तो वो एक नई शक्ल ऑब्टेन कर लेता है। अब वो अपनी एक्चुअल शक्ल में वापस नहीं जा रहा, एक एक नई शक्ल बना के बैठा हुआ है। तो ये आपके पास कहलाता है प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। आदिल बेटा, सिंध बोर्ड का ग्राफ भी सेम टू सेम है, ठीक है। आप लेक्चर को 5-6 दफा दोबारा देखना और फिर सिंध बोर्ड का ग्राफ पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर आपके नॉर्मली मटेरियल्स ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि आगे कैरी करते हुए जाते हैं और फिर फाइनली जाके फ्रैक्चर पॉइंट पे ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला मतलूब बेटे, इस चैप्टर का प्रीवियस किसी चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल आपके पास एक नया चैप्टर है, ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आ गया बच्चे? बच्चे वो वीडियो मैं आपको ग्रुप पे ही भेज दूंगा, ठीक है। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? ये देखो नीचे जो है ना, वो जो बच्चे ऊपर सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब भी यहां लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? Substances which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substances। जैसे लेड, कॉपर। अब देखो, कॉपर की तार होती है, अब जरा समझो, आपको एक एक और मिसाल से ऊपर वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉपर की वायर होती है ना, नॉर्मली कॉपर की वायर होती है ना हमारे पास। अब कॉपर की वायर को अगर मैं खींचता हूं, तो कॉपर की वायर को जब मैं खींचूंगा, तो खींचने के बाद वो कॉपर की वायर वापस सिकुड़ के अपनी जगह पे तो नहीं आ जाती भाई। कॉपर को अगर मैं खींचता हूं तो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो ये कौन सा बिहेवियर है? ये प्लास्टिक बिहेवियर है ना मेरे बच्चे। प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? सोचो, जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई, तो अगर वो वापस अपनी एक्चुअल शक्ल में नहीं जा पा रहा, उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है, दिस इज प्लास्टिक बिहेवियर। तो कॉपर में तो प्लास्टिक बिहेवियर होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में कितने न्यूमेरिकल्स किए थे कि आपने खींचा, लेंथ इतनी कर दी, स्ट्रेच किया, लेंथ ये कर दी, वो कर दी। ये डक्टाइल मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। Plastic deformation until they break are known as ductile substances. Other substances that break just after the elastic limit is reached are known as brittle substances. अब जैसे गिलास है, गिलास है, गिलास के अंदर क्या होता है? गिलास के अंदर आपके पास, आपने उसे खींचा, 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 आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि गिलास को मैं खींच रहा हूं और खींचने के बाद गिलास थोड़ा सा लंबा हो गया। जैसे ही गिलास की इलास्टिक लिमिट खत्म होगी वो टूट जाएगा। यानी कि गिलास प्लास्टिक रीजन में नहीं आता, वो टूट जाएगा फौरन से पहले। तो ग्लास आपके पास क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, क्योंकि उसका प्लास्टिक बिहेवियर जीरो है। बोलो, समझ में आ गया? नहीं बेटे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है क्लास, ठीक है। आपने जाना है तो आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं है ऐसी बड़ी, ठीक है। यही चीज मेरा बेटा मैंने यहाँ पे एक जगह पे और भी लिखी हुई है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप ये भी समझ लो। ये भी देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ। जल्दी से पढ़ लो इसको भी एक नज़र, ये बात समझ में आ रही है सबको? डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के हवाले से छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। ये वही बात मैंने बताई है ना, प्लास्टिक पॉइंट वाला, ठीक है। प्लास्टिक रीजन का कॉन्सेप्ट, बेसिकली डक्टाइल में प्लास्टिक रीजन का कॉन्सेप्ट होता है। बोलो बच्चे, सबको ये पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है ये? बेटा, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट वो है जहां तक हुस लॉ ओबे करता है। स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जहां तक इलास्टिक रीजन होता है। इलास्टिसिटी, जब इलास्टिक लिमिट गुजर जाती है उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो देख लो जल्दी से।
चले आगे। बोलो भैया। चले। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भैया, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है ना, ये चीज आपसे पूछी जाती है आपके पेपर के अंदर ना। देखो, दो पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर एक पॉइंट आपके पास है इलास्टिक रीजन वाला। नंबर दो आपके पास है प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन आपके पास वो पॉइंट है जिसके अंदर जब आप स्ट्रेस हटाओगे तो मटेरियल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो इंड्योर कर सकता है, जहां पे वो वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, वो आपके पास कहलाती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली वो परमानेंट डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब वो मटेरियल जो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिटेन रख पाते हैं और टूटते नहीं है, वो आपके पास डक्टाइल कहलाते हैं। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिटेन नहीं रख पाएंगे और टूट जाएंगे, वो आपके पास ब्रिटल कहलाते हैं। डक्टाइल मटेरियल से आप वायर बनाते हो, सब चीजें बनाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिटेन रख पाते हैं। स्ट्रेस हटाने में भी उनकी डिफॉर्मेशन क्या होती है, बरकरार रहती है। और ब्रिटल क्या होता है भाई, उनका जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट उठ करके आ रहा होता है, उनका प्लास्टिक रीजन ना होने के बराबर होता हैगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? बोलो। या तो क्लियर हो गया? नहीं मेरा बेटा, मैं आज तक तो एतकाफ में नहीं बैठा, आप दुआ करो कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे। ठीक है। ब्रिटल मटेरियल्स की इलास्टिसिटी जीरो? नहीं, आपको किसने कहा ब्रिटल मटेरियल्स की इलास्टिसिटी जीरो होती है भैया? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? प्लास्टिक रीजन इनका बहुत छोटा होता है। अच्छा, ब्रिटल मटेरियल की इलास्टिसिटी जीरो क्यों नहीं होती? वेरी गुड। भैया, ब्रिटल मटेरियल्स की इलास्टिसिटी जीरो इसलिए नहीं होती कि इलास्टिसिटी क्या है, अपनी एक्चुअल शेप को मेंटेन करने की सलाहियत। तो ब्रिटल मटेरियल्स अपनी एक्चुअल शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। अपनी एक्चुअल शेप को चेंज होने नहीं देते हैं, या अपनी एक्चुअल शेप को रीगेन कर रहे होते हैं, इसलिए दे आर इलास्टिक। इलास्टिसिटी का ताल्लुक खिंचने खुचने से नहीं है, इलास्टिसिटी का ताल्लुक अपनी एक्चुअल शेप को मेंटेन कर पाने से है। ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बेटा, मेरे हिसाब से अगर मैं उसमें एतकाफ में बैठ भी गया तो मैं क्लासेस ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि एतकाफ में तो इबादत ही करनी होती है और पढ़ाना ऐन इबादत है। आप में से किसी को लगता है कि पढ़ाना इबादत नहीं है? पढ़ाना तो ऐन इबादत है। सुबह शाम दिन रात क्लासेस हो सकती है, फिर तो घर की टेंशन से भी बंदा आजाद हो जाता है। ठीक है। सही है। ये यही सारी की सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो। ठीक है। कह रहे हैं ना, डक्टाइल मटेरियल के बारे में क्या कह रहे हैं, सच मटेरियल्स अंडरगो एन इरिवर्सिबल इंक्रीज। इरिवर्सिबल मतलब जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, इन लेंथ बिफोर स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब क्या है, जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट था उसे कह रहे थे। सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है। अब यहां पे आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रीच हुई, उसके बाद फिर ये फ्रैक्चर होने तक का टाइम है। ठीक है। ये बताया हुआ उन्होंने आपको। फिर आगे आपके पास मेरा बेटा क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ब्रिटल मटेरियल्स का है। सच मटेरियल्स ब्रेक एज सुन एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। बोलो बच्चे, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलें आगे फिर। हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्ट्रेन्ड एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स। अब इसमें ये क्या क्या लिखा हुआ है, लंबी कहानी लिखी हुई है, इसको आप छोड़ दो। मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ, आप सिर्फ इस ग्राफ को देखो और फिर आपको साथ साथ जो है ना ये खुद ही समझ में आता जाएगा। देखो, ये मान लो मेरा बेटा, आपके पास जो है ना एक कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पता है हमें ये बात। अब मसला इतना सीधा नहीं है। मसला क्या है यहाँ पे? मसला ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे हुक्स लॉ। उसमें ये लिखा हुआ था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। गोया के आप जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट चाह रहे हैं उतनी ज्यादा फोर्स निकालनी पड़ेगी। सही है? यस सर, सही है। अब यहां आता है एक मसला। क्या सर? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं बॉडी ने कुछ काम किया या बॉडी पर कुछ काम हुआ। ऐसे ही है, यही होता है।
इस तरह से ही। और फोर्स निकालने का फॉर्मूला आप आज तक पढ़ के आए हो, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स का। यही पढ़ के आए थे, यही पढ़ के आए थे सर। अब देखो मेरे बच्चे, इस फॉर्मूले के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, या इस फॉर्मूले के अंदर क्या इशू आपको नजर आ रहा है। तो मेरे बच्चे, इस फॉर्मूले में इशू ये नजर आ रहा है, यहां पे गौर से देखना कि ये जो एफ है ना, ये फॉर्मूला तब तक तो ठीक ठीक काम करेगा जब तक ये फोर्स कांस्टेंट है। समझना खूब अच्छे से। तो आपने सीधा सीधा कांस्टेंट फोर्स को जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उससे मल्टीप्लाई करा एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। अब यहां लेकिन ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझना। जब आपके पास मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, मान लो जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 2x। यानी कि फोर्स कितनी लग रही है, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। 2x न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। ये तो आपको पता चल गया ना भाई, स्प्रिंग की जब एक्सटेंशन बढ़ेगी तो फोर्स उसके ऊपर क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब x इज इक्वल टू 0 मीटर था, यानी कि इसमें एक्सटेंशन नहीं थी, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही थी, 0 लग रही थी। अब अगर आपने इसको 1 मीटर एक्सटेंड करना है तो 1 पुट करेंगे तो फोर्स कितनी हो गई, 2 न्यूटन हो गई। अच्छा, अब जब आपने इसको 2 मीटर एक्सटेंड करना है इसी स्प्रिंग को, तो भाई एक्स का 2 पुट कर दें, टू टू सा कितनी हो गई फोर्स। गोया के अब आपके पास जो आपका स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, इसमें एलोंगेशन आ रही है, इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल है। अब सवाल पैदा होता है कि आप वर्क डन कैसे निकालोगे भाई। पहले ये बता दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन निकालना हो गया मुश्किल। क्यों? पहले तो वर्क डन का मसला क्या था, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते आंसर आया था। अभी मसला ये है कि फोर्स की वैल्यू ही फिक्स नहीं है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? भाई आप जितना घसीट रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, और बढ़ रही है और फोर्स लगाओ, और बढ़ रही है और फोर्स लगाओ। तो ये जो 3-4 लोगों के अलावा बाकी के लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जिंदा हो या इंतकाल कर चुके हो? बोलो भाई। जिंदा हो? तो जिंदा लाशें बन के क्यों बैठे हुए हो? जवाब दो। बोलो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया? वेरी गुड। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या सूरत हाल है बेटा, अभी अभी नहीं हुई हाल, अभी तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। वो हालत होगी इसके बाद जब मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुको। हमारे पास हो क्या रहा है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जा रहे हो अल्टीमेटली उतनी फोर्स क्या लगानी पड़ी है, ज्यादा। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। अच्छा, किसके ऊपर वर्क डन? किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपने ये फोर्स लगा के उस पर डिस्प्लेसमेंट लेकर आए हो, स्ट्रेस लगा के आप स्ट्रेन लगाए हो। सर वर्क डन क्यों कैलकुलेट करना है? मेरे लाल मेरे बच्चे, वर्क डन इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि इसके अंदर स्टोर हुई होगी एनर्जी। क्या स्टोर हुई होगी भाई? एनर्जी। कैसे पता चला सर आपको ये? तो मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग क्या चाहता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना। जब आप जबरदस्ती घसीट करके उसे आगे ले जाओगे तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है या नहीं आती है? बिल्कुल आती है। आती है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल आती है। तो हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, जब कभी भी आप चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराते हो तो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज की बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बिल्कुल ऐसे ही स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहना चाहता है। अगर आप स्प्रिंग को जबरदस्ती घसीटो या जबरदस्ती दबा दो, आप जैसे ही हाथ हटाओगे, स्ट्रेस हटाओगे, वापस आएगा। कैसे आ रहा है वापस अपनी जगह पे? टॉम एंड जेरी में देखे ना, वो डब्बा बंद होता है, उसमें स्प्रिंग के आगे मुक्का लगा होता है, टॉम बेचारा जैसे ही वो डब्बा खोलता है मुक्का आके उसके मुंह पे लग जाता है। तो वो स्प्रिंग वापस क्यों आता है? क्योंकि आपने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ था, तो गोया आपने उस पर वर्क डन किया हुआ था। जितना आपने वर्क डन किया था वो एनर्जी उसके अंदर क्या हुई हुई थी, स्टोर हुई हुई थी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो अब आपको ये चाहिए स्ट्रेन एनर्जी, सही है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि भैया जो स्ट्रेस अप्लाई किया, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब देखो फिर ऊपर वाले ग्राफ से इसको मैं रिलेट कर रहा हूं। अभी देखो आपने ओ से लेके बी तक के अंदर क्या कार्रवाई आप पढ़ के आए हो? आपने ओ से लेके बी तक के अंदर कहानी पढ़ी थी कि ये होता है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन की खास बात क्या थी? इलास्टिक रीजन की खास बात ये थी कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर दो तो आपका मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई एनर्जी स्टोर हुई हुई है जो उसे वापस लेकर आ रही है। जैसे स्प्रिंग है, उसमें कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब वो जो स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर होती है ना, वो बराबर होती है जितना आपने उसके ऊपर काम किया भाई। मतलब जितना भी आप किसी बॉडी पे काम करते हो वही उसके अंदर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा होता है। ये आपके पास है। अब ये कहानियां लिखी हुई है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये ग्राफ पे भी मैं आता हूँ, सब चीज बताऊंगा, परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास
पहले बल्कि ग्राफ ही समझ लेते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया वर्क डन निकालना हमारा सीधा सीधा एफ इंटू डेल्टा एक्स से क्या आ रहा है, मुश्किल आ रहा है। ठीक है, एफ इंटू डेल्टा एक्स से हमारे लिए वर्क डन निकालना क्या हो रहा है भाई, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो एफ का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नए तरीके से वर्क डन निकालते हैं। हम एफ और एक्स की यहां पे बनाते हैं ग्राफ। हम एफ और एक्स का यहां पे क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ की ना हम करते हैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स, करते हैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स। इन छोटी स्ट्रिप्स का फायदा क्या है समझना, इन छोटी स्ट्रिप्स का फायदा ये है, इसको मानो ये आपके पास एक छोटू सा रेक्टेंगल है, बहुत पतला सा एक रेक्टेंगल है आपके पास। ठीक, ये एक रेक्टेंगल समझ लो। अब इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं मानूं ये बेस किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। और ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। मैं ये मानूंगा ये इतनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, सर फिजिक्स पढ़ेंगे, हमारे पास ये इतनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है कि इसके अंदर ये फोर्स का वैल्यू तब्दील नहीं हो रहा। सही है, बहुत छोटी सी नन्ही सी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इतने हिस्से का वर्क डन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, यहां पे जो भी फोर्स की वैल्यू है और जो भी डिस्प्लेसमेंट है, भाई जितनी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स थी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स से मुझे इतने हिस्से का वर्क डन मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही अब इसके बाजू वाला समझ लो, इसको मान लिया इसके बाजू वाला। अब ये डिस्प्लेसमेंट है कुछ, ठीक है। अब ये मेरा बेटा यहाँ पे इसकी फोर्स, अब इससे हटके ये कुछ फोर्स दूसरी है, तो भैया इसकी फोर्स को इसकी डिस्प्लेसमेंट, इस तरह करते 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 आपने क्या किया, सारी छोटी 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 स्ट्रिप्स का आपने रेक्टेंगुलर का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। आखिर में आपने इन सारे एरियाज को क्या करा, जमा कर लिया। तो आपको इस पूरे के अंडर में जो वर्क डन था वो आपको उठ करके ऐसे निकालते हैं आप वर्क डन। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लेना अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया। देखो भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने वर्क डन कैलकुलेट, अच्छा वर्क डन किस खुशी में कैलकुलेट करना है, वर्क डन क्यों कैलकुलेट करना है, वर्क डन इसलिए कैलकुलेट करना है आपने क्योंकि आपने कैलकुलेट करनी है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है बेटा, 2 मिनट रुकिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, आपने जितना भी इसके ऊपर काम किया वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब आपने बोला भाई वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला था इसकी लिमिटेशन क्या है, आप पूरे डेल्टा एक्स पे इकट्ठा नहीं लगा सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, वो एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर तक एक्सटेंड हुआ है, तो वही एक्स इज इक्वल टू 0 पे से फोर्स 0 न्यूटन लगी होगी, फिर 1 मीटर पे कुछ और होगी टू, तो फोर्स अलग अलग लगी है, तो आप एक ही बार तो नहीं निकाल सकते। मैंने कहा भाई एक काम कर, इसका ग्राफ बना लिया। अब इसके अंदर ना इसको ना डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट में कर दो, और हर डिस्प्लेसमेंट के सेगमेंट में मान लिया, या आप कह लो कि फोर्स को मैंने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट हो गई, मतलब इसके लिए ये फोर्स है, इसके लिए ये फोर्स है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स है। अब मैंने क्या किया, इसकी स्ट्रिप बना के इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, सारे एरिया को जमा कर लिया, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल गया। सही है। एक मजेदार बात आपको बता देता हूं, आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो कि मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो ये मेरा बेटा बेसिक इंटीग्रेशन का यही कॉन्सेप्ट है, ये इंटीग्रेशन ही है और कुछ भी नहीं कर रहे हम ये। ठीक है, आप क्या करते हो इंटीग्रेशन से, अगर इसी बात को पढ़ेंगे ना, तो आप क्या करते हो, एफ और डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा, ये बेसिकली आपके वर्क डन का फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, क्योंकि एफ और डी एक्स दोनों वेक्टर हैं। और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेट कहां से कहां करते हो, आपने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट x1 से x2 तक करते हो, x1 आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है, x2 आपके पास फाइनल पॉइंट होता है। पढ़ी ये चीजें नहीं पढ़ी हुई, तो उसको कोई इंटीग्रेशन से रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो आपस में, तो यही बेसिकली वो चीज होती है। अब यहाँ पे आपकी किताब में अनफॉर्चुनेटली इंटीग्रेशन नहीं दी हुई होती है, तो ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स करके कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ उन्होंने, वरना एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली इंटीग्रेशन जिसको आप कर रहे होते हो। ये बोलो, समझ आ गई बात की? जी बेटे जाती है, बिल्कुल जाती है। ठीक है, जी जी बेटे बिल्कुल इबादत है। चलो, अब देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, इट इज स्ट्रेच बाय अटेनिंग अ वेट एट द अदर एंड, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेचिंग फोर्स बाय इंक्रीजिंग द वेट बाय नोटिंग द एक्सटेंशन। इन्होंने सारी बात लिखी हुई है आगे। ठीक है, इसको आप देखते जाओगे। The extension delta x is so small that the force may be assumed constant. So work done in producing a small extension is f delta x. वो उसमें दिखा दिया आगे। ठीक है, अब आगे इसने आपने इसको बता दिया कि आपने इसका वर्क डन कैसे निकाला है। अब देखो ये कहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए जा रहा है। अब देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा क्या है जरा समझना।
ये जो मैं इसी के तहत बात कर रहा हूं, ये कह रहा है कि भैया अगर पहले यहां पे था और अब वो यहां तक आ गया मिसाल के तौर पे, तो आपने कैसे निकाला होगा? आपने पहले इस स्ट्रिप का निकाला होगा वर्क डन, फिर इस स्ट्रिप का निकाला होगा, फिर इस स्ट्रिप का निकाला होगा, फिर ऐसे करते करते आपने सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का निकाला होगा, तब जाके आपको इसका एरिया अंडर द वर्क डन मिला होगा। ऐसे ही मिला होगा ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही मिला होगा भाई, इसका एरिया अंडर द। फिर सोचो भाई, पहले आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसकी एक्सटेंशन 0 थी, आपने एक्सटेंशन कराते कराते उसकी एक्सटेंशन यहां तक लिया है, L1 तक लिया है, तो कितना काम करना पड़ा वो आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स का एरिया निकालते हुए जाओगे और उसके बाद उन सारे एरिया को जोड़ लोगे। तो भाई अब आप जब इस चीज को देखते हो तो आपको ये एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, तो ट्राइंगल का एरिया आपके पास कैसे निकलता है? ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो आपका बेस है वो कितना है, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये बेस L1 के बराबर हो जाएगा। कैसे भैया? यहां पे इसकी लेंथ कितनी थी, 0, और यहां पे लेंथ कितनी है, L1 है, तो L1 माइनस 0 कितना हो गया, L1 हो गया। और आपके पास यहां पे हाइट कितनी आ रही है, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी है, F1 है ना फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी है, F1 है। तो ये आ गया आपके पास हाफ L1 F1। सर अभी तो आपने कहा था हम छोटे छोटे रेक्टेंगल का, अभी तो यही तो बनेगा। देखो फिर बता देता हूं, अगर मैं यहां पे छोटा स्ट्रिप निकालूं, यहां छोटा स्ट्रिप, मतलब ये सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल के अगर मैं जमा कर दूं, तो मेरे पास ये बड़ी ट्रायंगल बनेगी ना। अरे भैया मान लो मेरे पास एक बड़ा डब्बा है, यहां पे मैंने एक एरिया लिया, ये एक और एरिया लिया, ये एक और, ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे छोटे एरिया जमा कर लिए इसके अंदर सारे, तो वापस बड़े डब्बे का एरिया आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे सारी स्ट्रिप जमा करूंगा तो अल्टीमेटली ये ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। तो ये वही चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इन्होंने कह दिया कि ये वर्क डन आपको निकालने का ये तरीका है। अब सिमिलरली मान लो अगर आप यहाँ पे इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए थे, तो कैसे निकालोगे? इसका एरिया अंडर द कर्व आप उठा के निकाल लोगे। तरीकाकार क्या है? इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करते हुए जाओगे, सबको जमा करोगे, या डायरेक्ट आप देख लोगे कि ये आपके पास कैसे आ रहा है। सर अगर डायरेक्ट देख के हम कर सकते हैं तो फिर छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि मेरा बेटा यहां तक तो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो जहां तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आगे स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, फिर कैसे करोगे आप? अब अगर मान लो यहां से यहां तक एक्सटेंशन आ गई है, अब ये रेड ट्रायंगल तो नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज बन रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो ट्रायंगल है ही नहीं, इसको आप ऐसे डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते। बोलो यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना? बोलो भैया, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये जितना वर्क डन हुआ है ना, ये जितना वर्क डन हुआ है, जितना भी आपने वर्क डन किया है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, इट इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है? ये आपके पास जो वर्क डन हुआ है, यही मेरा बेटा आपके पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। मैं यहां लिख भी देता हूं और बता भी देता हूं इसमें किससे क्या मुराद है। हाफ L1 इंटू F1, इसमें L1 से क्या मुराद है? L1 से ये मुराद है कि आपने x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L1 तक जो इसे आपने स्ट्रेच किया, और F1 से क्या मुराद है? फोर्स एट x इज इक्वल टू L1, कितनी फोर्स लग रही है। तो ऐसा करने पर, यानी कि मान लो आपका एक स्प्रिंग था, अभी उसकी स्ट्रेचनेस 0 थी, अभी उसकी एलोंगेशन 0 थी, अभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, आपने फोर्स लगाई घसीट के उसको L1 लेंथ तक आप स्ट्रेच करके ले गए। तो अब अल्टीमेटली जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी ना भाई साहब, ये जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, ये जितना आपने उस पर काम किया, यही मेरा बेटा उसके पास स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। उसके पास स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? स्ट्रेन एनर्जी। सही है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाया था, क्या था? ई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, यानी कि एफ अपॉन ए पर यूनिट डेल्टा एल अपॉन एन। सही हो गया? अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डेल्टा एल। ये चीज बन जाएगी उठ के, बिल्कुल बन जाएगी ये चीज। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब समझो यहां पे मेरे बच्चे, आपके पास ये जो, अगर मैं कहता हूं कि जो मैंने फोर्स लगाई है वो F1 है, और जो उसमें स्ट्रेचनेस आई है, और से सुनना, जो उसमें स्ट्रेचनेस आई है वो L1 है। देखो ना, अभी मेरे पास स्ट्रेचनेस कितनी आई है समझो, पहले x इज इक्वल टू 0 था, बाद में x इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा जो वायर था वो कितना एक्सटेंड हुआ, तो भैया x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L1 हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना आया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो कितना हो गया आपके पास, ये L1 हो गया उठ करके। तो देखो यही चीज मेरे पास क्या बन जाएगा, F1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय L/L1, ये चीज बन जाएगी। अगर मुझे यहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, किसकी, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो,
तो मेरे बच्चे ये F1 की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास, ये बनेगा A मल्टीप्लाइड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय ई। भाई ये A और L1 यहाँ पे क्या हो रहा था मेरे बच्चे, ये A और L1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। और अपॉन में मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया उठ के, अपॉन में मेरे बच्चे हमारे पास क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है। इस F1 की वैल्यू को अगर मैं यहां पे लाके पुट करता हूं, तो मेरे पास वर्क डन का या स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला उठ करके आता है, जो कि आपसे माजी में 3-4 दफा पूछा गया। दैट इज हाफ L1 रहा एज इट इज, F1 की जगह पे आ गया A L1 इंटू ई डिवाइडेड बाय A L1 इंटू ई डिवाइडेड बाय एल। सही हो गया भाई, ये आ गई आपके पास कहानी, A L1 इंटू ई डिवाइडेड बाय एल। अब मेरे बच्चे अगर मैं यहां पे L1 को इस L से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, W बराबर है हाफ मल्टीप्लाइड बाय A इंटू L1 का स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाय एल। ए से क्या मुराद है आपके पास, ए से मुराद है व्हाट वाज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये फोर्स लगी थी, और ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। L1 क्या चीज है, फिर समझ लेना L1 क्या है। L1 आपके पास है स्ट्रेचनेस कितनी आई है, फ्रॉम जीरो टिल द पॉइंट जहां तक आपने स्ट्रेच किया है। और ये L क्या चीज है, दिस L इज द ओरिजिनल लेंथ। जितना आपने इसके ऊपर वर्क डन किया है, यही सारा का सारा इसके पास स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्ट्रेन एनर्जी के स्टोर हो जाएगा। ठीक है। बोलो भैया, क्या यहां तक सबको सारी चीज अच्छे से क्लियर होती है, कोई मुश्किल तो नहीं है। इस ग्राफ का मेन मकसद ये था मेरा बेटा कि आपको ये बात समझा दी जाए कि अगर आपने वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।